आज का जो डिस्कशन है हमारा वो जो है शुरू रहेगा आपका यूएन आर्गन पे। ठीक है भाई, अब हम लोग सीधे आर्गन पे आते हैं। आखिरकार जो यूनाइटेड नेशन है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इस मुद्दे पे अब हम लोग जो है पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग जान रहे हैं ठीक ढंग से कि जो यूएन है वो कुल मिलाकर के आर्टिकल 7 एंड 8, ठीक है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 7 और 8 डील करता है अबाउट द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है भाई, दो प्रकार की बातें करता है। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबको पता है और थोड़ा थोड़ा ऑर्डिनरी बढ़ते हुए शुरू करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक वो ऑर्गन है जिन्हें आप जो है क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑर्गन कह सकते हो भाई। ठीक है, एक वो ऑर्गन है जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7(1) प्रिंसिपल ऑर्गन या मुख्य संस्थाओं के तौर पे जाने जा सकते हैं, मुख्य भाग के तौर पे, घटक के तौर पे जाने जा सकते हैं यूएन की। ठीक है, और इनकी संख्या भी आप लोग जानते हो कितनी है भाई, 6 है। इसकी लिस्ट भी आप जानते हो कौन कौन से प्रमुख ऑर्गन है ना। जैसे सबसे पहले अगर हम रखें जो है लिस्ट में, तो पहला जो है वो है जनरल असेंबली, है ना भाई, जीए, ये पहला है। ठीक है, जीए के बाद सिक्योरिटी काउंसिल को रख लीजिए। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी प्रकार से आर्टिकल 7(1) में आपके 6 दिए हुए हैं भाई। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, टेस्टिशिप काउंसिल एक है। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो आपका क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और छठवां कौन सा होगा आपका, सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे ऑर्गन हैं जिन्हें आप प्रिंसिपल ऑर्गन के तौर पे मान सकते हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे प्रकार के कौन है, वो आर्टिकल 7(2) कहता है। 7(2) कहता है कि सब्सिडियरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इन्हें इस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय द यूएन। ठीक है, सो सब्सिडियरी ऑर्गन्स है। ठीक, इनकी संख्या देखेंगे, बाद में इनका डिटेल देखेंगे। ठीक, तो 2 प्रकार के ऑर्गन्स हैं। अब नोट करने की बात क्या है, ये बहुत सिंपल सी बात है। एक और नोट करने की बात है। नोट करने की बात क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रकार के प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका, अगर हिंदी में कहें, इनके एक नाम हिंदी में है ना, चाहे हम इनको आर्थिक और सामाजिक परिषद कहें, चाहे हम न्यायस्था परिषद कहें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहें, या सेक्रेटरीट या सचिवालय कहें, इनमें से जो 5 ऑर्गन हैं, 6 जो ये प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उनमें से जो ये 5 ऑर्गन हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है, ये नोट करने वाली बात है ना, इनका जो हेडक्वार्टर है वो सब कहां पर है, जहां यूएन का हेडक्वार्टर है। यूएन का हेडक्वार्टर कहां है भाई, हेडक्वार्टर कहां है। और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि 5 जो 6 में से 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इनका तो हेडक्वार्टर वही है जो यूएन का हेडक्वार्टर है। एक ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर अलग है। तो सवाल यह है कि कहाँ हेडक्वार्टर है यूएन का, और जो अलग वाला हेडक्वार्टर है वो किस संस्था का है, वो किस ऑर्गन का है, जल्दी बताएं भाई। हाँ, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और कौन सी ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, हेग में है। ठीक, तो हो गया। ठीक, तो एक तो नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है। ठीक है, इसी समय। और दूसरी बात जो नोट करने वाली बात हमको दिख रही है वो ये है कि भाई चाहे प्रिंसिपल ऑर्गन हो और चाहे सब्सिडियरी ऑर्गन हो, ठीक है,
दोनों प्रकार के आर्गन में एक प्रिंसिपल यही दे दिया गया है शुरुआत में, और ये शुरुआत में ही जो ये प्रिंसिपल दे दिया गया है वो कुल मिला करके आर्टिकल 8 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 8 में एक प्रिंसिपल दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस कौन सा प्रिंसिपल है? इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। स्त्री और पुरुषों के मध्य क्या बरती जाएगी? समानता बरती जाएगी, समानता का सिद्धांत अपनाया जाएगा। इस वाले मामले में आपके कि पार्टिसिपेशन जितने भी आर्गन है यूएन के, चाहे वो प्रिंसिपल आर्गन हो और चाहे वो सब्सिडियरी आर्गन हो, दोनों प्रकार के आर्गन में समान तौर पर, समान अधिकार के तौर पर क्या किया जाएगा? प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। मीन्स पुरुष और महिला के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जाएगा। ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है और ये कहा दिया गया है कि सारे आर्गन में इस वाले सिद्धांत का पालन किया जाएगा। आर्टिकल 8 में दिया गया है, ठीक है भाई। तो इतनी कुछ बातें ऐसी थी जिनको हमें ध्यान में रखना था। बाकी अब हम लोग जाहिर सी बात है सीधे आर्गन पे आते हैं, है ना। ये तो एक जनरल सी बात हुई। अब सीधे से हम लोग जो है आते हैं जनरल असेंबली ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र की क्या है भाई? महासभा, ठीक है भाई। जनरल असेंबली ऑफ यूएन या महासभा, इस बात को देखते हैं, महत्वपूर्ण है भाई। दो ही ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए सब आते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो जनरल असेंबली, ये तो मेन है ही भाई, ठीक है। इसके अलावा जो है जिसके पास असली पावर है, ठीक है, जिसके पास असली पावर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दो आर्गन ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ने के लिए आपको सबको पढ़ना है ना। और कई जगह कॉमन होने लगता है, कई जगह सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों का रिमूवल, सदस्यों की जो भी चीजें हैं वो बड़ा कॉमन सी होने लगती है। तो पहले कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ढंग से पढ़िए, अपने आप सब चीजें सामान होने लगती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो महासभा है ये एक प्रकार से आर्टिकल 9 से लेकर के 922, और ऐसा नहीं है किसी इन्हीं आर्टिकल में सीमित है, लेकिन जो आपका महासभा के बारे में स्पेशली प्रोविजन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 9 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में, ठीक है। और महासभा की जो खासियत है इसपे अगर देखा जाए जितने भी ये आर्गन थे, चाहे हम प्रिंसिपल आर्गन ले लें, ये एक प्रकार का क्या है भाई? प्रिंसिपल आर्गन है। यूएन का क्या है? ये प्रिंसिपल आर्गन है। और मैं ये कह रहा हूं चाहे हम प्रिंसिपल आर्गन ले लें चाहे सब्सिडियरी वाले आर्गन ले लें, है ना। सब्सिडियरी का मतलब क्या हुआ? जो है आप कह सकते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सब्सिडियरी गौड़, है ना। चाहे मुख्य वो मेन हो गए, प्रिंसिपल वाले मेन हो गए, इनको गौड़ कह सकते हैं सब्सिडियरी को, ठीक है। तो जो सब्सिडियरी वाले आर्गन हो गए, कोई भी आप आर्गन ले लीजिए, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव किस आर्गन में होंगे? इसी जनरल असेंबली या महासभा में सबसे ज्यादा है। अगर मैं एक बात बताऊं तो सबसे पहले इसका हम क्या देख लें भाई? सबसे पहले जो है वर्ड अगर हम इसका देखें तो आपका कंपोजिशन से चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। कहां से चर्चा शुरू करते हैं? कंपोजिशन से। जनरल असेंबली की कंपोजिशन से चर्चा शुरू करते हैं, गठन या कंपोजिशन। आर्टिकल 9 साफ तौर पे कहता है, आर्टिकल 9 साफ तौर पे कहता है कि यूएन के जितने भी मेंबर हैं, है ना, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक, वो ऑटोमेटिकली किसके मेंबर होंगे? वो ऑटोमेटिकली मेंबर होंगे जनरल असेंबली के। तो वर्तमान में यूएन के मेंबर की संख्या है 193। तो जाहिर सी बात है जनरल असेंबली के भी मेंबर की संख्या 193
असेंबली हो गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद एक बात ये बहुत जो है आगे बढ़ाता है इसी आर्टिकल 9 के तहत कि प्रत्येक मेंबर के पास ये अधिकार होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 कि वो चाहे तो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। अगर वो चाहे तो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। कहाँ? आपके जनरल असेंबली में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के 5 सदस्य नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 193 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कुल मिलाकर के संख्या कितनी बनी? 965। 965 मेंबर एक तरीके से जनरल असेंबली में रहते हैं परमानेंटली। अब कभी कभी सीट खाली हो जाती है, 5 की जगह लोगों के 4 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, कभी नहीं भेज पाते, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो है मैक्सिमम आज की डेट में 965 तक मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते ही है भाई जनरल असेंबली में। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी यूएन के ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी ऑर्गन में आपको दिखेगी सदस्यों की, वो दिखेगी आपकी जनरल असेंबली में। दैट्स वाई कुछ लोगों बाद में फिर हम लोग डिबेट करेंगे कि ये संसद के रूप में है कि नहीं, हम अपने यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई इसको जो है लघु संसद, लघु विश्व संसद, है ना, ये कुल मिलाकर के एक प्रकार से आपकी क्या कहलाती है ना, स्मॉल वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे भी जानी जाती है। कभी मुझे लग रहा है जीके टाइप में क्वेश्चन कभी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी ऐसी संस्था है जिसे आप लघु संसद या स्मॉल पार्लियामेंट, स्मॉल वर्ल्ड पार्लियामेंट की संज्ञा दे सकते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ठीक है, जनरल असेंबली। ठीक है, अब इसकी बात को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। प्रोसेस क्या है, जनरल असेंबली जो है किस प्रकार से काम करती है, अब इसको हम आगे समझना शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए प्रोसेस। गठन कंप्लीट हो गया, कंपोजिशन इसका कंप्लीट हो, प्रोसेस की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रक्रिया, तो भाई देखिए प्रक्रिया क्या है, इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना, जो है थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस अपनी कुल मिलाकर के आर्टिकल 20, देखिए जो ये प्रोसेस वाला चैप्टर है वो 22 से आर्टिकल 20 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। ये प्रोसीजर है कि किस प्रकार से जनरल असेंबली अपने कामों को संपादित करेगी, है ना, किस प्रकार से बैठक बुलाएगी, किस प्रकार से सेशन बुलाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के सेशन बुलाने वाली जो बातचीत है वो आर्टिकल 20 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में तय होगा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात है कि आर्टिकल आपका 21 ये कहता है, जैसे हमारी जो इसमें ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट से थोड़ा तुलना करेंगे हम लोग, हम अपने क्या करेंगे जो है पार्लियामेंट से इसको कंपेयर करेंगे। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस को अपना जो है प्रोसीजर तय करने का अधिकार दिया गया है। सिमिलरली आर्टिकल 21 कहता है कि यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट को कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा याद करने का ढंग अपना रखेंगे। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट आपने पढ़ चुके हैं, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को अधिकार है अपने प्रोसीजर तय करने का, कैसे सत्रों का कैसे वो कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार से किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएंगे वो पूरा अधिकार जो है तो यूएन जनरल असेंबली को है। ठीक है भाई, एक बात तो ये, दूसरा इसी में ये है, एक बात नोट करने लायक है। एक तो यह है कि अपना प्रोसीजर स्वयं तय करेगी, ये कोई खास बात नहीं है। जितने भी सदन होते हैं ना, जितने भी हाउस होते हैं, उनको यह अधिकार दिया जाता है कि अपना प्रोसेस वो स्वयं तय करें। जैसे लोकसभा का अपना एक संचालन जो है रूल बना हुआ है, लोकसभा रूल ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। इसी प्रकार से राज्यसभा रूल ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, सब सदनों का होता है। इसी प्रकार से जनरल असेंबली किस प्रकार बैठेगी, अपना प्रोसीजर तय करेगी। ये चलो एक बात हो गई आर्टिकल 21 के तहत। दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी महत्वपूर्ण नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें यह कहा गया है जो यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस ये है कि यूएन जनरल असेंबली की जब भी बैठक होगी,
जब भी एक प्रकार से इसका सेशन होगा, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, सेशन होगा, जब भी सत्र होगा, तो प्रत्येक सेशन के लिए इसका चेयरपर्सन इलेक्ट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अब अगर हम अपने हाउस से कंपेयर करें, अपने पार्लियामेंट से कंपेयर करें, तो प्रत्येक सेशन के लिए कोई अलग स्पेशल चेयरपर्सन इलेक्ट नहीं किया जाता। हमारा लोकसभा का अध्यक्ष एक बार ये इलेक्ट कर लिया जाता है और वो तब तक उसका कार्यकाल बना रहता है जब तक लोकसभा का कार्यकाल बना रहता है, या दूसरे शब्दों में जब तक अगली लोकसभा की बैठक ना हो जाए, तब तक कुल मिलाकर के लोकसभा के सेशन के लिए कोई लोकसभा का अध्यक्ष है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं इलेक्ट किया जाता। लेकिन यूएन जनरल असेंबली की जब भी कोई बैठक होगी, जब भी कोई सेशन होगा, तो उसका हर बार भी एक चेयरपर्सन चुना जाएगा। इसको और भी डिटेल में बताऊंगा। ये एक अति महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे आर्टिकल 21B के तहत, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब दूसरी बात और प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 20, अब आर्टिकल 20 पे चलते। आर्टिकल 20 कहता है कि दो प्रकार के सेशन हो सकते हैं। एक एनुअली से, आर्टिकल 20 किसको गवर्न कर रहा है, सेशंस को, सत्र को। किसको गवर्न कर रहा है, सत्र या सेशन को। तो दो प्रकार के सेशन हो सकते हैं, एक रेगुलर, दूसरा स्पेशल। रेगुलर जो है, इसको जैसे नियमित आप वर्ड यूज करते हैं, है ना, इसको आप एनुअल भी कह सकते हैं, एनुअल वर्ड दिया गया, इसको आप एनुअल या वार्षिक भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। और स्पेशल तो यह है कि जब किसी स्पेशल पर्पज के लिए सत्र आयोजित किया जाए। तो मतलब आर्टिकल 20 कहता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेशन। ठीक है, दो प्रकार के सेशन बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात। तो ये जो दो प्रकार के सेशन है, एक सेशन तो निश्चित है, ठीक है, एनुअल वाला निश्चित कर दिया गया है भाई। ये लगभग सितंबर लास्ट में के आसपास बुलाया जाता है, दिसंबर तक चलता है। मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में एनुअल आपका सेशन आयोजित किया जाता है जनरल असेंबली का। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, इसके अलावा जो खास बात है, इसके अलावा यह है कि स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। अब सवाल यही उठता है कि स्पेशल सेशन जब बुलाया जाएगा तो बुलाने की अथॉरिटी किसको है। हमारे यहाँ जो सेशन बुलाने की अथॉरिटी है वो किसको है भाई? तो भाई पार्लियामेंट का सेशन कौन बुलाता है, कौन समन करता है? पार्लियामेंट का सेशन कौन समन करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक, तो यहां जो सेशन बुलाया जाता है वो कौन सेशन बुलाता है? आपका जनरल सेक्रेटरी ऑफ जो है जनरल असेंबली, जो कुल मिलाकर के जो है महासभा होती है उसका कौन बुलाता है भाई? जनरल सेक्रेटरी जो है, महासचिव जो है, वो स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करता है। तो स्पेशल सेशन कब बुलाया जा सकता है, किसकी डिमांड पे बुलाया जा सकता है? तो या तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइस करे, रिकमेंड करे। कौन रिकमेंड करे? आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद आपको रिकमेंडेशन भेजे कि भैया आप एक काम करो, इस पर्पज के लिए विशेष बैठक बुला लो। या फिर जो आपके जनरल असेंबली के मेंबर हैं वो किस प्रकार से बुलाएं? प्रेजेंटेड प्लस वोटेड ½ + 1 मेजॉरिटी से कहें कि इस प्रकार का सत्र बुलाया जाए। समझिएगा, दो तरीके हैं स्पेशल सेशन बुलाने के। एक तरीका स्पेशल सेशन बुलाने का ये है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो कुल मिलाकर के सिफारिश करें किससे? जनरल असेंबली, किससे? महासचिव से कि आप स्पेशल क्या करिए, एक सत्र बुलाइए। या तो फिर जो जनरल असेंबली है वो भी बहुमत के द्वारा क्या कर सकती है भाई? बहुमत के द्वारा अपना सत्र
जो है स्पेशल सेशन जो है बुलाने का रिकमेंडेशन भेज सकती है किसके पास, महासचिव के पास। तो इन 2 कंडीशन में अगर ये 2 लोग सिफारिश करें तो स्पेशल जो है सेशन बुलाया जा सकता है बाय द किसके द्वारा, महासचिव के द्वारा, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं और कोई तरीका नहीं है। कपूर की किताब में मुझे नहीं पता, या तो मेरी किताब में मिस प्रिंट होगा, वहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना, चीजें गलत दी गई हैं कि किस प्रकार से जो है स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। वो प्रक्रिया आप देखिएगा गलत दी हुई है, सीधी सीधी प्रक्रिया है कि अगर स्पेशल सेशन, एक तो एनुअल सेशन है तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, निश्चित कर दिया गया सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में एनुअल सेशन या रेगुलर सेशन होगा ही। दूसरा ये है कि ये कभी भी बुलाया जा सकता है, तो जब भी बुलाया जाएगा तो बुलाने का तरीका ये है कि ये या तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर, तो भाई कम से कम सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर को मिलकर के सिफारिश करनी चाहिए ताकि सही जो है क्या कहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए। तो उसमें याद करें गवर्निंग प्रिंसिपल बना हुआ है। अरे ना 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 आसपोस, हम ये कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 2 थर्ड हो गए 9, हाँ 9 के साथ 2 थर्ड हो गए, हाँ सही बात 9 होने चाहिए जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होने चाहिए, सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है या तो फिर जनरल असेंबली के बहुमत, ठीक है, जनरल, हाँ बिल्कुल सही है, जनरल असेंबली के बहुमत जो मेजोरिटी है, और मेजोरिटी जब वर्ड यूज करता है स्पेशल मेजोरिटी या 2 थर्ड मेजोरिटी की बात नहीं करता, सिर्फ क्या किस बात करता है कि क्या कहते हैं या तो फिर जो है क्या कहते हैं जनरल असेंबली के बहुमत के द्वारा, जनरल असेंबली के मेजोरिटी के द्वारा बुलाया जा सकता है। तो जो मेजोरिटी वर्ड वर्ड यूज करे इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेड वोटेड हाफ प्लस 1, इन सदस्यों के द्वारा बुलाया जाएगा। चलिए, तो ये 2 बातें हम लोगों ने कर ली। अब एक खास बात बताई जाए, जैसे ही कोई भी बैठक, कौन वाली, ये वाली खास तौर पे इसका एक प्रोसीजर बता देते हैं। जब ये बैठक बुलाई जाती है तो सबसे पहले जो है इस बैठक में क्या किया जाता है, सबसे पहले बैठक का काम ही यही है कि अपना आप क्या करो भाई, एक अध्यक्ष चुन लो, उपाध्यक्ष चुन लो, समितियों जो समितियां हैं है ना, जो आपकी क्या कहते हैं कमेटीज है उनके मेंबर चुन लो, उनके जो है अध्यक्ष चुन लो, एक काम तो ये काम हो जाता है, ठीक है। रेगुलर में पहले दिन ये नियत हो जाता है, सब पहले से तय होता है। फिर इसके पश्चात जो है जो आपका जनरल सेक्रेटरी है वो एक एनुअल रिपोर्ट जो है आपकी प्रेजेंट करता है। ये एनुअल प्रेजेंट कहाँ प्रस्तुत की जाती है, संयुक्त राष्ट्र जो क्या कहते हैं जनरल असेंबली की रेगुलर मीटिंग होती है, जिसको हम एक वर्ड यूज करें क्या कहते हैं एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें प्रेजेंट करता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है, इसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाता है किस मुद्दे पर, सारे के सारे जो सदस्य देश हैं है ना, जितने भी जो है क्या कहते हैं जनरल असेंबली के सदस्य देश हैं, उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके जो ऑफिस बेरर हैं, जो उनके हेड हैं, वो क्या करते हैं आकर के संबोधित करते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और उन सबके संबोधन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के आधार पर फिर पूरे साल काम चलते हैं आपके जनरल असेंबली के। तो ये एक प्रोसीजर है थोड़ा सा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा जो खास तौर पे हम लोग कर रहे हैं, जो कमेटीज हैं, अगर आप उससे पूछेंगे जो कमेटीज हैं, उन कमेटीज में जाहिर सी बातचीत है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में कमेटी है वैसे वहां भी कमेटी है, हमारे यहाँ जैसे परमानेंट कमेटी है वहां भी कुछ परमानेंट कमेटी है। वो कुल मिलाकर के किसी आर्टिकल में नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा। वो आर्टिकल एक तरीके से 22 के अनुसार बनाई जाती है। 22 वाली बात तो कर ली ना, 20 की बात कर ली, 21 की बात कर ली। आर्टिकल 22 कहता है कि चूंकि जनरल असेंबली के काम बहुत ज्यादा है जनरल असेंबली के काम, तो जनरल असेंबली के कामों को किया जा सके ठीक ढंग से, इसलिए जनरल असेंबली को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने इन कामों को करने के लिए क्या बना सकती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 सब्सिडियरी बॉडी बना सकती है, सब्सिडियरी एजेंसी बना सकती है, सब्सिडियरी ऑर्गन्स बना सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 अपने कामों को संभालने के लिए, ठीक है। तो ये हुई बात आर्टिकल 20 से लेकर के 22 तक की, ठीक है। अब इस बात को और अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसी बनाई गई है जो है जनरल असेंबली के द्वारा 6 जो है मुख्य कमेटियां हैं, जो मेनली जनरल असेंबली का सारा काम काज किसके द्वारा होता है, देयर आर 6 मेन या प्रिंसिपल कमेटीज, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारे पार्लियामेंट में कुछ प्रमुख कमेटियां होती हैं, फिनेंशियल कमेटीज होती हैं, एडहॉक कमेटी होती है, परमानेंट कमेटीज होती है, ठीक है, प्रक्रिया समिति होती है,
ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी होती है। इस प्रकार की बहुत सारी कमेटियां आपके यूएन में भी रखी गई हैं और ये सब जो है किसको सहायता देती है, जो है जनरल असेंबली को। ठीक है, इसको सहायता देती है जनरल असेंबली को। और किसके तहत गठित की जाती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 के तहत गठित की जाती है। ठीक है, 22 के तहत पावर दे दिया गया है जनरल असेंबली को कि इस प्रकार की कमेटियां वो गठित करे। अब इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काम पूरा हो गया, प्रोसेस वाला काम पूरा हो गया, कैसे ये अपना काम पूरा करती है, काम शुरुआत करती है। ठीक है, तो मैंने आपको सत्र बताए, 2 ही प्रकार के सत्र हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक ही सत्र एनुअल सत्र जो है सेशन होता है। अगर हम अपने पार्लियामेंट से चलो कंपेयर कर, याद करने के लिए, तो हमारे पार्लियामेंट में देयर आर 3 टाइप ऑफ सेशन, है ना। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ भाई, बजट सेशन, है ना, समर सेशन और विंटर सेशन। जबकि यूएन की जनरल असेंबली में एक ही सेशन, कौन सा सेशन, आपका एनुअल सेशन। हमारे यहाँ भी प्रोविजन है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो स्पेशल सेशन बुलाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बुलाता है, उनके इधर जो है महासचिव बुलाता है। तो आप जब इस प्रकार से थोड़ा कंपेयर कर लिया करिए, मैंने हिंट दिया है, कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि चीजें पढ़ना ठीक है, अभी तो सरल लग रही है, सरल दिया हुआ है, लेकिन बाद में फिर हम भूलने लगते हैं। ना भूलें उसके लिए जरूरी क्या है, थोड़ा सा कंपेयर करना जरूरी। चलिए अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं। वोटिंग प्रोसेस का भी, ठीक है, कंपोजिशन हो गया, थोड़ा प्रोसेस वाली बात हो गई। अब आते हैं वोटिंग प्रोसेस। ठीक भाई, तो वोटिंग जो प्रोसीजर है वो 2 आर्टिकल के तहत डील किया गया है, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। यूएन चार्टर के आर्टिकल 18 और 19 में जनरल असेंबली में किस प्रकार से वोटिंग की जाएगी, इसके बारे में प्रोसीजर दिया गया है। तो 2 प्रकार की वोटिंग कही गई। ठीक है भाई, 18 के तहत 2 प्रकार की वोटिंग की बात कही गई, एक बाई 2/3 मेजॉरिटी और एक जो है मेजॉरिटी वर्ड यूज किया गया। ठीक, 2/3 मेजॉरिटी में भी ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। भाई जो प्रेजेंट नहीं होंगे वो कहां से वोट देंगे, तो कितने लोग प्रेजेंट है। प्रेजेंट के बाद भी, जैसा हमारे इधर के प्रेजेंट के बाद भी अगर हम वोट देने न जाए तो क्या कर लोगे भाई, है ना, हमारी इच्छा नहीं है वोट देने की, तो क्या कर लोगे। तो इसलिए जो ये बहुमत लिया जाएगा 2/3 वाला, वो कैसे दिया जाएगा, प्रेजेंटेड प्लस वोटेड का 2/3 में। ठीक है, बाकी इस मेजॉरिटी का मतलब सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी का मतलब, ये एक प्रकार की ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से आप तुलना करिए, है ना, साधारण बहुमत से तुलना करिए। तो इस प्रकार की मेजॉरिटी का मतलब होता है प्रेजेंटेड प्लस वोटेड हाफ प्लस 1। बहुत सीधी सी बात है ये, इनमें कोई खास बात नहीं है। जैसा हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होता है वैसे ही वहां होता है। हमारे यहाँ भी ये 2/3 मेजॉरिटी ली जाती है, उनके यहाँ भी इसी प्रकार से ली जाती है, वोटेड और प्रेजेंटेड वाले। हमारे यहाँ भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है, उनके इधर भी होती है। अब बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किनके लिए 2/3 मेजॉरिटी है भाई। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उन्होंने लिस्ट भी दी है, ठीक है, लिस्ट भी दी है कि कौन से प्रश्नों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, मैंने बताया भी था आपको, फिर दूंगा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके लिए जो महासभा जो है, क्या कहते हैं, जनरल असेंबली में या महासभा में कुल मिलाकर के क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी से निर्णय किया जाएगा। ठीक, और जो अदर वाले क्वेश्चन, यहाँ पे क्या डाला गया, अदर क्वेश्चन, अन्य को प्रश्न, ठीक है, अदर क्वेश्चन में बाई मेजॉरिटी निर्णय किया जाएगा, बाई ऑर्डिनरी मेजॉरिटी निर्णय किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम लिस्ट दें तो क्लियर है, लिस्ट तो यहीं पे दी गई है, इसी का दिया गया है, इसी आर्टिकल 18 में दिया गया है। पहला तो यह है कि अगर कोई क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्नों पे जब डिबेट होगी, विनिश्चय होगा कि करना है, क्या नहीं करना है, तो 2/3 मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, आप लोगों को पता है कि जो नए सदस्य हैं,
अगर उनको प्रवेश देना है ना, अदर जो मेंबर है प्रिंसिपल मेंबर के अलावा, है ना, तो उनके लिए भी 2/3 मेजोरिटी, तो मतलब जो एंट्री हो नए सदस्यों की उसमें भी यही होगा। सस्पेंशन हो सदस्यों का, रिमूवल हो सदस्यों का, ठीक है भाई, नए सदस्यों का प्रवेश, सस्पेंशन होना, रिमूवल होना, ये सारी बातें कुल मिलाकर के स्पेशल जो है मेजोरिटी से की जाएगी और इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरीके जो है डील किया जाएगा। आपके सुरक्षा परिषद के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका इलेक्शन है, ठीक है। ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है उनके जो मेंबर हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उनके जो मेंबर हैं, उनका जो इलेक्शन होगा उनको भी, ये लिस्ट दी गई है आर्टिकल 18 में, आप देख सकते हैं आराम से, उनका भी क्या कहते हैं, उनके निर्णय भी 2/3 मेजोरिटी से ही किए जाएंगे। उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना। बजट वाले, ठीक है भाई, बजट के बारे जो कुल मिला के वित्तीय फाइनेंशियल मैटर होंगे, बजट वाले मैटर होंगे, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे डील किया जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाने रखने वाला, या जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो क्या कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है उनके जो मेंबर हैं उनके इलेक्शन के लिए, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उनके मेंबर के इलेक्शन के लिए, और नए सदस्यों का आना, नए सदस्यों का जाना, सदस्यों को जो है निष्कासन, और क्या है सदस्यों का निलंबन, ठीक है, सस्पेंशन, ये सारे जो मैटर हैं, और बजट संबंधी मामले, ये सारे जो मैटर हैं जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत माना जाएगा। और कुल मिला के यहाँ एक चीज प्लस, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे एक तरीके से अदर क्वेश्चन। मान लीजिए किसी अदर क्वेश्चन को, एक तो लिस्ट दे दी गई, साफ साफ लिस्ट दे दी गई कि हाँ भाई ये जो मैटर है उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरीके से डील किया जाएगा और उन सब में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो है ये आप संख्या कहें तो लगभग 9 प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया। लेकिन कुल मिलाकर के कल की डेट में हमें किसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है और उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। अगर हमें किसी अदर क्वेश्चन को क्या घोषित कर देना है, कह देना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह देंगे तो प्रोसीजर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी वाला। तो अगर मान लो किसी भी अदर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है, इस लिस्ट के अलावा, इन 9 बातों के अलावा अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में किसी अदर क्वेश्चन को डालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक प्रपोजल पास करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन पारित करेगा प्रपोजल, आपकी जनरल असेंबली। कैसे पारित करेगी, आपकी क्या कहते हैं बाई मेजोरिटी। बाई मेजोरिटी में आपको, बाई मेजोरिटी का मतलब ऑर्डिनरी मेजोरिटी है ना, उपस्थित और मत देने वालों के आधे से एक अधिक, ठीक है। तो मैंने ये चीज बता दी। इस संबंध में फिर से मैं दोहरा दूं कि वोटिंग जो है 2 प्रकार से होती है, आपको क्लियर हो गया है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों के मामले में 2/3 बहुमत से, ठीक है, और अदर क्वेश्चन के मामले में ऑर्डिनरी मेजोरिटी से। लेकिन और एक लिस्ट दे दी गई है इसी आर्टिकल 18 में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर है। 9 मैटर मैंने बताया, एकदम याद हो जाते हैं, ठीक है। कैसे याद हो जाते हैं, आप यही 3 मैटर रख लीजिए, है ना। नए सदस्यों का चयन, इलेक्शन होता है ना भाई, नए सदस्यों का प्रवेश, एंट्री ऑफ न्यू मेंबर, फिर मेंबर का सस्पेंशन कल बता ही चुका हूं, है ना। मेंबर्स को रिमूवल, ये बात में हो चुकी है। कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हो गए, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, और कौन से मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल कौन, परमानेंट वाले तो निश्चित है, तो नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इनके जो मेंबर है वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैटर है, और बजट वाले मैटर है ना, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाले मैटर आराम से याद रहता है। ये लिस्ट याद रहती है, लिस्ट याद रखिएगा भाई, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मामले में इंपॉर्टेंट किया जा सकता है, और साथ ही ये भी आ सकता है कि जो अदर क्वेश्चन है उसको कल की डेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चेंज करना है, बदलना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर। उसके लिए जनरल असेंबली में आपको एक प्रपोजल पास कराना पड़ेगा ऑर्डिनरी मेजोरिटी से कि ये क्वेश्चन अब क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इसका ट्रीटमेंट इसी ढंग से हो। जैसे मैं एक बात बताऊं, फिर तो 2/3 मेजोरिटी जुटाना देखो हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है। ऑलवेज 2/3 मेजोरिटी जुटाना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब हमारे पार्लियामेंट में मुश्किल हो जाता है तो जो आपका क्या कहते हैं यूएन है, जनरल असेंबली, जिसमें बहुत सारे देश हैं, है ना, सबको मनाना क्या होता है, बहुत
मुश्किल होता है। कुछ शक्तिशाली देशों को छोड़ दीजिए जिनके पास वीटो पावर थोड़ा, उनसे लोग डरते हैं, नहीं तो 2/3 मेजोरिटी किसी ऑर्डिनरी कंट्री के लिए जुटाना, जो है ऑर्डिनरी क्वेश्चन के लिए जुटाना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसी में एक उदाहरण दिया जाता है कि भाई जो चाइना जो देश है, ये कुल मिला के जो आज का चाइना है, उस चाइना का पूरा नाम क्या है भाई? तो भाई आज का जो चाइना है उसका फुल नेम क्या है चाइना का? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PLA, है ना, वहां की क्या है भाई? सेना का नाम। ठीक है, ये जो देश है ना, हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये है पीपल का जोड़ दीजिए तो अच्छा हो जाता है, बाकी रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मैं ये कह रहा हूं जो ये देश है ये 1971 में इस रूप में चाइना को शामिल किया गया यूनाइटेड नेशन में। उसके पहले जो देश चाइना शुरू से था, फाउंडर मेंबर है, ओरिजिनल मेंबर है, लेकिन जो देश शामिल था उसका नाम था, है ना, नेशनलिस्ट चाइना, राष्ट्रवादी चाइना। ठीक है भाई, और कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी चाइना जो ताइवान है भाई उसको माना जाता था। और फिर जो है कल जो है ये सवाल उठा कि नहीं भाई, आज की डेट में जो चाइना है, जो मैक्सिमम पूरा का पूरा चाइना का अधिकार क्षेत्र मुख्य भूमि में, वहां की जो सरकार है उसने चाइना को नाम क्या दिया हुआ है भाई? है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया हुआ है। और ऐसे कंट्री को अब हमें जो है UN में शामिल करना है। ये प्रश्न आया, जब ये प्रश्न आया ध्यान रखिएगा, तो किस फॉर्मेट में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आया कि अदर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आया? बताओ भाई। चलो एक फैक्ट, 1971 में जब चाइना की सदस्यता पर विवाद हो गया कि भाई वियतनाम को ओरिजिनल चाइना माने या जो अभी चाइना है उसको, वियतनाम कह रहे, बार बार वियतनाम निकल जाता है, ताइवान रखिएगा। ठीक है, ताइवान को रखें या जो है उसको, हाँ, इंपॉर्टेंट आशुतोष पांडे बता रहे हैं। और किसी को पता हो तो बताओ भाई। इंपॉर्टेंट अगर हो जाएगा तो 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे डील किया जाएगा तो जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। क्या किया गया था, क्या मैटर था भाई बताओ? अरे इसको बहुत साधारण माना गया, कहा गया अरे छोड़ो भाई, सही बात है, जो ये चाइना दिख रहा है, ताइवान तो क्या है, बहुत छोटा सा देश है, मुख्य भूमि से अलग है ना, हाँ। तो कुल मिलाकर के ना न्यू मेंबर ये सब चक्कर में मत पालो, कोई न्यू मेंबर के तौर पे एंट्री नहीं दी गई, सब चक्कर पाले हुए हो तुम लोग। चाइना इज ए फाउंडर मेंबर, चाइना इज ए ओरिजिनल मेंबर, जो आज भी चाइना है वो ओरिजिनल मेंबर है। लेकिन बीच में गड़बड़ी हुई, वहां एक प्रकार से 2 प्रकार की सरकारें बन गई, सब दावा करते थे कि हम ही ओरिजिनल चाइना है, ऐसा मानिए। ताइवान की जो सरकार थी कहती थी हम ही ओरिजिनल चाइना है, ठीक है। और जो मुख्य भूमि वाली, जो मेन लैंड वाली सरकार थी, है ना, वामपंथी सरकार, कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट आ गई थी, वो कहती थी हम ही मेन चाइना है। अब ये सब मामला चलता रहा, चूंकि USA सपोर्ट कर रहा था ताइवान को, ठीक है, चाइना से थोड़ा नाराज था, वो शुरू से ही नाराज था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे चाइना ने उसको पटा लिया, मैंने पहले ही बताया था। और अंत में ये जो प्रश्न है कि किसको ओरिजिनल चाइना माना जाए, फाउंडर मेंबर माना जाए, ठीक है, वो निकल आया कि भाई जो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसी को ओरिजिनल मेंबर मान लिया जाए। इसलिए इस क्वेश्चन पे वोटिंग जो हुई वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से हुई। नोट कर लेना भाई, नोट कर लो, किस मैटर से हुई? ऑर्डिनरी मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो ये बात जो है यहां तक समझ में आई कि नहीं आई भाई? आर्टिकल 19 ये कहता है कि सदस्यों को वोटिंग राइट से क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है सदस्यों का वोटिंग राइट, किस स्थिति में? तो भाई आर्टिकल 19 जो है एक प्रकार का अपवाद देता है, एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाता है किस पे? वोटिंग राइट पे। कब वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है? कि अगर कोई जो मेंबर है UN का, उस पे जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करने का एक क्या दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी दी गई कि आपको इतने पैसे एनुअली क्या करना है, UN को देना है। भाई UN कैसे काम करेगा? सारे जितने सदस्य देश हैं वो क्या करते हैं भाई? कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे का, है ना, फाइनेंशियल जो है मदद है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सब कोई अपने अपने जिस प्रकार का देश है उस प्रकार से अपने ढंग से क्या करता है भाई? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, किसको? UN को, ठीक। तो
भाई कहीं ना कहीं तो रेगुलेशन रखना पड़ेगा, नहीं कल की डेट में लोग पैसे देना बंद करेंगे। तो साफ तौर पे कहा गया है कि ऐसे सदस्य जो लगातार 2 वर्ष तक अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं यूएन को, उनको वोटिंग राइट से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। वोटिंग राइट उनके सीज किए जा सकते हैं, वोटिंग राइट उनके सस्पेंड किए जा सकते हैं। समझ गए बात तो कि नहीं भाई? आर्टिकल 19 क्या कहता है कि चाहे यहां वोटिंग करना हो चाहे यहां वोटिंग करना हो, कहीं भी वोटिंग करना, चाहे इंपॉर्टेंट मैटर पे हो चाहे अदर मैटर पे हो, उनके वोटिंग राइट को सीज या सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो लगातार 2 साल हो गए हो उसको किस बात पे वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ना कर रहा हो। ठीक है, जो तय किया गया हो कि आपको इतना पैसा एनुअली जो है यूएन को भेजना है और वो उतना पैसा ना भेज रहा हो। लेकिन यहाँ भी एक बचाव का अधिकार दिया गया है, अगर जनरल असेंबली को कोई सदस्य देश संतुष्ट कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है कि जो ये मैं पैसे हैं, जो ये मेरा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से नहीं दे पाया हूं, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं ऐसी स्थितियां मेरे देश के अंदर हो चुकी है कि जो ये पैसा है मैं दे ही नहीं सकता आपको, है ना, मेरे कंट्रोल से आगे निकल गई ये परिस्थितियां, जिसकी वजह से ये मैं फाइनेंशियल जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके वोटिंग राइट बहाल भी किए जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई वोटिंग राइट कभी कभी सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो दशा जो दी गई है वो एक ही दी गई है, फिर बाकी तो और है। आपको अगर सस्पेंशन कर दिया जाएगा तो वोटिंग राइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा भाई। इसके अलावा क्या हो सकता है, कैसे वोटिंग राइट पे फर्क पड़ सकता है? अगर हमने आपको सस्पेंड कर दिया तो आपके वोटिंग राइट भी क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। ठीक है, और अगर आपने पैसे नहीं दिए लगातार 2 साल, तो भी हम आपके वोटिंग राइट सस्पेंड कर सकते हैं। रिमूवल कर दिया तो कोई बात ही नहीं है, विड्रॉवल आपने अपने सदस्यता का कर लिया तो कोई बात ही नहीं है भाई, रिमूव कर दोगे तो थोड़ी ना वोटिंग देने आ जाओगे। ठीक, तो दीज आर द प्रोसीजर, दीज आर द सर्कमस्टेंसेस जिस वजह से आपके वोटिंग राइट जो है सीज किए जा सकते हैं। ठीक है, एक बात और अगर हम लोग जो है क्या कहते हैं रख ले इसी संदर्भ में, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात जो है उठी है, तो ये आर्टिकल 17 में यहीं पे डील कर लीजिए, जब ये एक साथ हो रहा है। फाइनेंशियल बजट वाला अलग से करेंगे, है ना। आर्टिकल 17 ये कहता है कि जनरल जो असेंबली है वो तय करेगी कि सदस्य देशों को, ठीक है, नोट करिएगा इस बात को, जनरल असेंबली ये तय करेगी कि जो आपके मेंबर्स हैं उनको जो है कितना पैसा देना है, कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना है यूएन को। ये तय करने का अधिकार किसको दिया गया? ये काम मुख्य है, देखिए, है ना, किसका? अभी काम पे फिर अभी डिटेल पे गए नहीं है, मेन तो वही है। ठीक है, जो जनरल असेंबली है वही तय करेगी कि सदस्य देशों को कितना कितना कंट्रीब्यूट करना है। इसके संबंध में अगर मैं प्रकाश डालूं तो इसके संदर्भ में आर्टिकल 22 के तहत, है ना, ये तो तय हो गया कि कौन तय करेगा, जनरल असेंबली तय करेगी कि किसको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से देना है यूएन को, सदस्य देशों के लिए। ठीक है, एक बात तो ये तय हो गई। अब मैं ये कहूं कि आर्टिकल 22 का प्रयोग करते हुए कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन बनाई गई। ठीक है, इस बात के लिए कि तय करने के लिए किस देश का कितना हिस्सा होगा, कितना पैसा यूएन को देना है उसको, इस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, द कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, और जो ये कमेटी है कुल मिलाकर के महासभा को सहायता देती है, सब्सिडियरी आर्गन बना सकता है ना आर्टिकल 22 के तहत, है ना, अपने कामों में सहायता देने के लिए। इसी के तहत ये कमेटी बनाई गई है, नाम है कमेटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, महत्वपूर्ण कमेटी है जो तय करती है कि सदस्य देशों का क्या कोटा होगा, है ना, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का यूएन में। और ये जो किस आधार पे सिद्धांत इसने बनाए रखे, मैं सिद्धांत भी बता देता हूँ, किस आधारों पे तय करती होगी कि भाई किस देश को कितना पैसा देना। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता होगा यूएन को? अमेरिका देता भाई। सारी जिम्मेदारी में तो उसी के देख रेख में पूरा का पूरा यूएन बना, है ना। यूएन चार्टर जो है जब लोगों ने क्या कहते हैं अपने अपने यहाँ से रेटिफिकेशन कराया सदस्य देशों ने, तो उसको कहाँ जमा किया? यूएसए में जमा किया भाई।
कहाँ के नेशनल आर्काइव में रखी हुई है, कहाँ के जो है संग्रहालय या जो है उसमें लेखागार में रखा हुआ है यूएन चार्टर का मूल प्रति ओरिजिनल जो है क्या कहते हैं प्रिंट, वो कहाँ रखा गया है, यूएसए में रखा गया है। तो सारी जिम्मेदारी जब उसकी है यूनाइटेड नेशन की, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कौन करता है, आपका यूएसए करता है। तो खैर मैं ये कह रहा था क्या प्रिंसिपल होंगे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के। तो एक तो जीडीपी क्या है देश का, क्यों भाई, ग्राम जो है ना, ग्रास डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है किसी कंट्री का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, और पॉपुलेशन क्या है, ठीक है भाई। ये सब बातें ध्यान में रखती है ये कमेटी, और ध्यान में रख करके, ठीक है भाई, ध्यान में रख करके क्या करती है, तय करती है कि किस देश का कितना हिस्सा होगा यूएन में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये बात आर्टिकल 17 में दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये हमने वोटिंग राइट्स के बारे में किया। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो कुल मिलाकर के महासभा के कार्य और शक्तियां हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली है, ठीक है भाई। इसको अगर समय तो हो गया है, ठीक है, इसको कल करेंगे। पावर एंड फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली पढ़ लीजिएगा। आज के लिए घर में काम एक ही है कि भाई क्यों